हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन। ये आपका बिलियन चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, बिलियन चैप्टर में एक सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं इसको हिंदी में। अनुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार का है, चार है ना। और उसमें हम लोग दो का डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सेकंड है आपका डेल्टा TB। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। ये दोनों का वीडियो बना दिया गया है। ये आपका तीसरा है, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक में अवनमन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा TB से। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, वो क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन बोल रहा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनता है। अगर आपका ये 5 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन डील कर सकते हैं। क्वेश्चन है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। बोल रहा है, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक का अवनमन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखें। किसी अवाष्पशील विलेय का मोलर भार ज्ञात करने के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है। कौन, हिमांक का अवनमन जो है किसी अवाष्पशील विलेय का मोलर भार ज्ञात करने के लिए कैसे उपयोगी है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब आप बताइए कि हिमांक के अवनमन को से आप क्या समझते हैं। और फिर यही जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, और फिर बताना है कि आपका जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उससे आप किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा पूरा ये कंप्लीट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा तब भी आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स को हटा देगा तो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बताते हैं इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। एक एक टर्म बताते हैं, फिर बाद में हम डिटेल में लिखेंगे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको कैसे लिखना है। पहले कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको समझते हैं। फर्स्ट है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, इसको इंग्लिश में बोले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले बताइएगा ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक है ना। इससे पहले पढ़े फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोले हिमांक। हिमांक मतलब होता है जमना, हिम में बर्फ में जमना। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं या फिर हिमांक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको लिया गया एक लिक्विड। एक लिक्विड है, द्रव है। और द्रव अवस्था में जो ये है ना वाष्प दाब बना रहा है, वेपर प्रेशर बना रहा है। द्रव अवस्था में जो इसका वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वही वेपर प्रेशर अगर आपका सेम टू सेम वेपर प्रेशर ये किस अवस्था में हो, सॉलिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सॉलिड। अगर ये ठोस अवस्था में हो और ये कौन सा अवस्था है, द्रव। ठोस अवस्था में भी इससे जो वेपर प्रेशर बन रहा है, वाष्प दाब जो बन रहा है, वेपर प्रेशर जो बन रहा है, ठीक है, वो दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर सेम होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर क्या, हिमांक। मतलब उस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड है जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं द्रव है जो ठोस में बदल जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल हम लिए जल का, इसका जल, तो जल का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है नॉर्मल टेम्परेचर में, अगर वही है ना वेपर प्रेशर किसका हो जाए, आइस का। आइस मतलब क्या, बर्फ। आइस क्यूब, पानी का जो क्यूब बना है, आइस क्यूब जिसको बोलते हैं। ठीक, वही वेपर प्रेशर अगर इसमें शो करने लगे जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल एक लाइन में आप समझ लीजिए कि आपका जो द्रव है उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, ठोस के बराबर, या फिर द्रव के वेपर प्रेशर के बराबर। अगर ठोस का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर हो रहा है उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक। जनरली क्या होता है, वाटर का जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर
है ना, जो वेपर प्रेशर होता है ठीक वही वेपर प्रेशर आपका आइस क्यूब का होता है कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस। इसलिए वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस को काउंट किया गया। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये समझने के लिए। नेक्स्ट है, अब आता है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन, तो आप बताइएगा। एक कंटेनर है, इसमें आप प्योर लिक्विड लिए हुए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा दूर दूर है एक दूसरे से, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका स्पेस होता है, वह स्पेस में शो कर रहा हूं यहाँ पे। ये आपका प्योर लिक्विड है, प्योर द्रव है, ठीक है, शुद्ध द्रव बोल सकते हैं। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसका जो हिमांक होगा, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, वो वह टेम्परेचर होगा जब इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से परस्पर जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके एक सॉलिड का फॉर्म बनाएंगे, क्यूब बन जाएगा, है ना, ठोस अवस्था में बन जाएंगे। ये द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस। तो देखिएगा, जैसे ही अगर आप ये द्रव अवस्था में था, आप इसको ठोस में अवस्था में किए, उस समय आपको इसका क्या करना पड़ा, टेम्परेचर को, तापमान मतलब टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, कम। टेम्परेचर कम किए तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आया, और पास पास आने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किस में, द्रव से ठोस में, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर ये आया उस टेम्परेचर को बोले ये इसका क्या है, हिमांक। इसका क्या है, हिमांक, ध्यान में रखिएगा। अगर आप, अब देखिए इसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल को, विलेय के। अगर आप इसमें मिलाएं विलेय के पदार्थ, क्या मिलाएं, विलेय के, विलेय में भी कौन सा, अवाष्पशील, ठीक है। आप इसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएं, कौन सा, नॉन वोलाटाइल। तो ये अब क्या होगा कि ये जो आपका प्योर मॉलिक्यूल्स था, प्योर लिक्विड था, जो शुद्ध द्रव था, इसके बीच में, इसके, है ना, ये लिक्विड के बीच में अब आपका आ गया है क्या, सॉलिड, ठोस पदार्थ आ गया है, जिसको ठोस से विलेय बोल रहे हैं, है ना, अवाष्पशील। अब जब तक ये, ठीक है, जब तक ये द्रव के कण, ये ना द्रव का जो लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ठोस में, सॉलिड। और इसको जुड़ने के लिए एक दूसरे से पास आना पड़ेगा, और यहाँ पे पास आने के दौरान इसके बीच में आपको दिखेगा सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, विलेय पदार्थ, जो इसको पास आने नहीं देगा। तो अगर इसको और पास लेकर आना है, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ करके बर्फ का फॉर्मेशन कर ले, तो आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, जिससे ये दोनों, जिससे इसके मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे से अटैच्ड हो जाए। तो पहले जितना, अगर मान लेते हैं इस कंडीशन में कि प्योर लिक्विड से ये जब सॉलिड बनाया गया था, इस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ बन गया था, तो यहां पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर और ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री पर जब ठंडा किया जा रहा था उस समय सिर्फ और सिर्फ प्योर, है ना, शुद्ध लिक्विड था, प्योर लिक्विड था, जो आपका कन्वर्ट हुआ ठोस में। लेकिन अब आपका इसमें ए के साथ साथ क्या भी है, बी भी है। इसको जब ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा किया जाएगा, तो टेम्परेचर को और कम करेंगे, 0 डिग्री से भी कम। तो 0 डिग्री से कम मान लेते, एज्यूम करते कितना पर, -10 डिग्री सेल्सियस पर। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो आप बताइएगा, पहले टेम्परेचर 0 डिग्री था, अब -10 है, तो टेम्परेचर में क्या हुआ है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या टेम्परेचर डिक्रीज हुआ,
ऑब्वियसली है कि टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 0 से -10 आया है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर में गिरावट हुआ है या फिर टेम्परेचर में जो डिक्रीजिंग हुआ है, डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर हुआ है, इसी को आप बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। और वो जो है ना टेम्परेचर में जो भी चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के कारण, विलय के कारण। ठीक है, जैसे ये आप विलय पदार्थ मिलाए, सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिलाया गया, वैसे ही इसका टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉल्यूट में। तो आप बात कीजिए, ये जो प्योर था, इस प्योर टेम्परेचर को, है ना, प्योर टेम्परेचर जो था फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिनोट किए किससे, है ना, देखिए लिख लेते हैं यहां पर, एक मिनट। ये जो प्योर टेम्परेचर है इसको आप डिनोट किए किससे, टी नॉट एफ से। किससे डिनोट किए, टी नॉट एफ। टी नॉट एफ मतलब हुआ प्योर फ्रीजिंग पॉइंट किसका, एफ का। ठीक है, टी नॉट एफ। और यहां पर आपका जैसे ही ये सॉल्यूशन बना, इस समय जो टेम्परेचर है -10 डिग्री, इसको डिनोट किए किससे, टी एफ से। तो ये आपका प्योर के फॉर्म में था और ये आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में था। अब बताइएगा, दोनों में जो डिफरेंस निकलता है इसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ। तो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस देखिए, ज्यादा में से कम करेंगे तो ज्यादा जो है वो प्योर फॉर्म का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और कम जो है वो -10 है। ठीक है, 0 जब बड़ा वैल्यू है और -10 छोटा वैल्यू है, तो आप ज्यादा में से कम कीजिएगा तो क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस क्या, टी एफ। टी नॉट माइनस टी एफ को ही बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसको डिनोट करते किससे, डेल्टा टी एफ से। किसे करते हैं, डेल्टा टी। ये आपका है हिमांक में अवनमन या फिर हिमांक का अवनमन। हिमांक में जो कमी हुआ है, तो कितने का कमी हुआ, पहले 0 था, अब -10 है, तो कमी कितने का, 10, माइनस, है ना, 10 का जो डिफरेंस हुआ उसी को आप लोग बोल रहे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन क्या, फ्रीजिंग। यही आपका कॉन्सेप्ट है हिमांक में अवनमन का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां से क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, और फिर है हिमांक के अवनमन के लिए रॉल्ट के नियम को लिखें। क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं। तो पहले आपका जो था वो प्योर था, प्योर सॉल्वेंट, जिसको आप क्या बोले, विलायक। और फिर इसमें आप बी को ऐड किए, बी को क्या किए, ऐड किए, और बनाए क्या, विलयन, सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, ये आपका क्या है, विलयन। इस समय जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट था टी नॉट एफ, इस 0 डिग्री सेल्सियस था, और इस समय जो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ वो -10 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डिनोट किया डेल्टा टी एफ से, या फिर हिंदी में अगर लिखना है तो हिमांक का अवनमन। हिमांक का क्या, अवनमन, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो गया क्या, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये आपका फार्मूला निकला हिमांक के अवनमन या फिर हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीज था, इसको हम आपको बता दिए। अब है डिफिनेशन के बारे में कि डिफिनेशन कैसे लिखें। तो पहले हिंदी में लिखते हैं, हिमांक के अवनमन का अगर क्वेश्चन आया, जैसा ही क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम आपका यही है, यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। हिमांक का अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा क्या, किसी, पूरा डिटेल में लिख देते, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के ही हिसाब से लिखेंगे। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, कोई अवाष्पशील पदार्थ को खोलने पर उसके वाष्प दाब में, उसके वाष्प दाब में कमी, सॉरी, उसके वाष्प दाब में कमी
होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जिसके परिणाम स्वरूप उसके हिमांक में कमी आती है, हिमांक में कमी आती है, उसके हिमांक में कमी आती है। और हिमांक के इस परिवर्तन को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख सकते हैं, विलायक और विलयन, विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर, हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम का डिफिनेशन है। इसके हिसाब से ही आप लिखिएगा, हिमांक के अवनमन कहलाता है, और इसमें कुछ ऐड करना होगा तो आप लिख सकते हैं, हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिक चीज है। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में डिफिनेशन लिखना है तो आप इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखिएगा हिमांक के अवनमन को? तो एक लाइन में आप यहाँ पे कुछ करना नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आप आराम से लिख दीजिएगा द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट of the pure solvent and solution is called depression, in freezing point या फिर depression of freezing point। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे, it is denoted by delta TF and delta TF is equal to T naught F minus TF, where where T naught F is equal to freezing point of pure solvent और TF is equal to freezing point of solution। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हो गया, हिमांक के अवनमन के रॉल्ट का नियम लिखे। अब आते हैं सेकंड, हिमांक के अवनमन से रॉल्ट्स का नियम लिखे। आपको रॉल्ट्स के डिफिनेशन के अनुसार आपको बताना है कि हिमांक के अवनमन के लिए रॉल्ट्स ने क्या परिभाषा दिया था। एक पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें, लिख सकते हैं हिंदी में, रॉल्ट्स के नियम के अनुसार, रॉल्ट्स के नियमानुसार, रॉल्ट्स के नियम के अनुसार किसी विलायक में विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, और कौन सा विलेय? जो होता है अवाष्पशील, विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन विलेय पदार्थ के
के मोलल सांद्रण, विलेय पदार्थ के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। फिर यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ है जो समानुपाती है किसके, मोलल सांद्रण मतलब मोललता का, इसका मोललता का, ये आपका रॉल्स का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, हिंदी मीडियम में अभी डिफिनेशन आपको बता दिए हैं, इंग्लिश मीडियम में भी अगर आपको बोलना है ना, लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। According to Rolle's law, the depression of freezing point, the depression of freezing point, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to the molar concentration, molar concentration of the solute in a solution, of the solute in a solution। और ये लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मोलरिटी का। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख दिया। सेकंड है स्टेट रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो हो गया। अब लास्ट टॉपिक है हाउ इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि यहां पर बोला अब आसुसिक विलेय का मोलर भार ज्ञात करने के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यहां पर आपका according to Rolle's law depression of freezing point is directly proportional to the molar concentration of the solute in a solution, यहां तक हो चुका। अब देखिएगा हम लोग जो क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, है ना, ये क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अभी एक जस्ट रिलेशन निकला है मेरा कि डेल्टा टी एफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम का, एम मतलब मोलालिटी का, ठीक है। और आप जिनको नहीं पता उसके बारे में उनको बता दें, मोलालिटी का जो डिफिनेशन है उसमें बोलता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्रेजेंट इन ए, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में, केजी में। अब इसको और डिटेल में लिख सकते हैं मोलारिटी को, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस चीज में, ग्राम में। ये आपका फॉर्मूला है मोलालिटी का, तो आप लिख सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं डेल्टा टी एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हटाइएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा क्या, के एफ इंटू क्या, एम, एम मतलब मोलालिटी, ठीक है। डेल्टा टी एफ इजिकल टू आप लिख सकते हैं के एफ और एम के जगह पर अब लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में, ग्राम में। और क्वेश्चन जो आपसे बोला है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन के बारे में, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू, है ना, ये डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये आपका क्वेश्चन के बेसिस पे आप यहां रिलेशन निकाले, क्वेश्चन के बेसिस पे आप रिलेशन निकाल लिए यहां पर।
और अगर आपसे पूछेगा इंडिविजुअली की रिलेशन बताइए, तो MB जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, डेल्टा TF का। MB जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा TF। कुछ कुछ टर्म है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा TF इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। आप यहां पर जो जो पॉइंट्स आ रहा है उसके बारे में लिखिए। देखिए KF आया है, KF इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ये कांस्टेंट है, KF क्या है, कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसमें आपका WB है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और MB जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिया हुआ द्रव्यमान, और ये नीचे MB जो है वो आणविक द्रव्यमान है, और WA है जो आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये है। एक चीज और इसमें ऐड करते हैं, KF अपना एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाता है, यूनिट ऑफ KF। KF का जो यूनिट है ये क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ध्यान में रखिएगा, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आपका यूनिट ऑफ KF, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव बनाता है, ये KF का यूनिट जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऐसे ही आपको लिखना होगा, जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से ही लिखना है आपको। पहले रॉल्स का डिफिनेशन लिख लेना है, रॉल्स का डिफिनेशन से जो हम लोग निकाल के लाए, डेल्टा TF है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी का, मोलालिटी मतलब मोललता, और मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दिए हैं। और यहाँ पे जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएं, कांस्टेंट आपका क्या है, KF, ठीक है, डेल्टा TF हो गया। और उसके बाद जो वैल्यू है वैल्यू पुट कीजिएगा, और MB और डेल्टा TF के बीच में आप रिलेशन निकालिएगा। तो इस टाइप से आप यहां से आप लिखना जब चालू कीजिएगा, यहां तक लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा आपका, यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। ये यहां से हिंदी मीडियम वाले 3 स्लाइड है आपका, फर्स्ट स्लाइड ये, सेकंड ये, और थर्ड में आप डेरिवेशन लिख देना है यहां तक। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी आपका 3 स्लाइड है, फर्स्ट डिफिनेशन लिखिए, सेकंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ लिखिए, और थर्ड से आप डेरिवेशन कीजिए, डेरिवेशन यहां से लेकर के यहां तक, और ये सब लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी लिखता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ना है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये 4 टाइप का होता है, 4 टाइप में ये तीसरा प्रॉपर्टी है। पहला 2 प्रॉपर्टी आपको बता दिया गया है, वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन में। जनरली आपका इसका जो भी सीरीज है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, वो 5-5 नंबर का क्वेश्चन का सीरीज है, 4 इसमें टॉपिक पढ़ना है, 4 में से 3 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।